आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, ये हमारा दोनों यूनिट्स के अंदर कवर अप होता है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है जिसको दो यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यानी इम्यूनोलॉजी और दूसरा है सेल ऑफ इम्यूनिटी जो हमारी फिफ्थ यूनिट है। तो दोनों टॉपिक्स इसके मिक्सअप हैं और एक ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फोर्थ और फिफ्थ के टॉपिक्स को। कहते सबसे पहले एडवर्ड जेनर, एक साइंटिस्ट आए एडवर्ड जेनर, जो क्या थे, एक इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे और वहाँ के फिजिशियन थे, अंग्रेज फिजिशियन। पाइनियर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये दी वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन, और इन्हीं ने ही जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दी थी, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट वैक्सीन यही थी, और इन्हें इसीलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया। समझ आई बात? क्या कहते हैं कि जो एडवर्ड जेनर थे, जो पहले एक अंग्रेज फिजिशियन और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की, और जो विश्व की वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन थी, जिन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया। कहता है व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। क्या बोल रहा है कि व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by various sign and symptoms, then we say that we are not healthy। वो कहता है जब कभी आपकी बॉडी का एक या एक से ज़्यादा कोई अंग या कोई तंत्र आपके शरीर का एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब अचानक से और बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो, कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम, और आपको कुछ उसके साइन दिखें, सिम्टम्स दिखें, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आपको सिम्टम दिखाई देने लगे आपकी बॉडी के अंदर, तब हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, कि हम स्वस्थ नहीं हैं। दैट इज़ वी हैव अ डिसीज़, यानी कि हमें बीमारी हो चुकी है या हम बीमार हो गए हैं। कब पता चलता है? कि जब आपके शरीर की, आपकी बॉडी का कोई एक या एक से ज़्यादा कोई अंग या कोई सिस्टम एडवर्सली इफेक्टेड हो और आपको उसके साइन और सिम्टम्स दिखाई दें। मतलब जैसे अगर आपको खांसी हुई है, तो खांसी के लिए आप खांसना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको खांसी हुई है। कफ कोल्ड हो गया, है ना? तो फीवर कैसे पता चलता है? जब आप गर्म हो जाते हो और आप चल नहीं सकते, घूम फिर नहीं पा रहे हो, तो उसके सिम्टम या साइन आपको दिखाई शुरू हो जाएंगे। तब आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी बीमार हो चुकी है, डिसीज़ में। डिसीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज। आप डिसीज़ को, बीमारी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होती है इन्फेक्शियस, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस है, विच आर ईजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि जिसका इन्फेक्शन फैलता हो, जो इन्फेक्शियस है। और नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि कैंसर, कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता। जबकि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, वो कौन सी होती है? जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि एड्स, राइट? तो जो एड्स है वो आपकी इन्फेक्शियस बीमारी का एग्जाम्पल है, और नॉन इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल है कैंसर। समझ आ गई बात? कि आपकी जो बीमारी होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन वेरी ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे एड्स, और आजकल के टाइम में कोरोना वायरस, है ना? और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस, वो होती है जो एग्जाम्पल है कैंसर। तो ये भी एड्स के बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डिसीज़ के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिसीज़। वो कहता है इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की वो प्रतिरोधक जिसकी वजह से वो किसी पैथोजन या बीमारी के प्रति यूज़ करता है। समझ आई बात? कि रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन, किसी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर किसके अगेंस्ट? किसी पैथोजन या डिसीज़ के खिलाफ, किसी बीमारी या पैथोजन। पैथोजन होते हैं जो आपकी बॉडी में डिसीज़ कॉज करेंगे, बीमारी पैदा करेंगे। ऐसे रोगाणु, है ना, जो रोगजनक होते हैं या रोगाणु होते हैं, उनके खिलाफ या किसी भी बीमारी के खिलाफ आपकी बॉडी की, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता।
अब आगे बात आते हैं एंटीजन और एग्लूटिनोजन, एक ही वर्ड होता है। एंटीजन और एग्लूटिनोजन क्या होते हैं? सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कहते ऐसे कोई तत्व, ऐसा कोई सब्सटेंस जो उद्दीपित करे या स्टिमुलेट करे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने के लिए जो चीज़ें उत्तरदायी होती हैं वो कहलाती है एंटीजन और एग्लूटिनोजन। एक होता है एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स secreted by the B lymphocyte in a response to an antigen। वो कहता है कि एंटीजन या एग्लूटिनिन क्या चीज़ है, एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन क्या चीज़ है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन क्या होते हैं? एक्चुअल में एंटीबॉडी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे कौन स्रावित करता है? ये स्रावित होते हैं बाय द बीटा लिम्फोसाइट। हमारे बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, और वो क्यों करती हैं? वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में करती है। जैसे जब जब कभी एंटीजन उत्तेजित करेगा बी लिम्फोसाइट्स को, और उनके रिस्पॉन्स में ये, उनके बदले में ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एंटीबॉडी को बनाएंगी। कौन बनाएगी? बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, एंटी सीरम। सीरम ऑफ एन एनिमल विच कंटेन एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड द एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम ऐसा एनिमल का वो सीरम जिसके अंदर विच कंटेन किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी हो, वो कहलाती है एंटी सीरम। तो एंटी सीरम ऐसी सीरम जिसके अंदर किसी विशेष या किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाए, वो ऐसी सीरम क्या कहलाती है? एंटी सीरम। नेक्स्ट बात करते हैं विनोम या पॉइजन क्या होता है? जहर जिसे आप बात करते हो। टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द स्नेक एंड सम इंसेक्ट। एक्चुअल में जो विनोम या पॉइजन होता है ये भी प्रोटीन होती है, लेकिन ये प्रोटीन का कौन सा पार्ट होता है? 100% पार्ट होता है प्रोटीन का। जब प्रोटीन 100% फॉर्म में होती है तो वो क्या कहलाती है? पॉइजन या विनोम। तो टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द स्नेक एंड सम इंसेक्ट्स। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉल्ड द एग्लूटिनेशन स्टडीड कॉल्ड सीरोलॉजी। याद रखना आप कि एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, और इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। तो इम्यूनिटी है वो दो पार्ट में बांट सकते हो आप। एक होता है एक्वायर्ड यानी कि स्पेसिफिक, एक होती है इन्नेट यानी कि नॉट स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड है यानी कि स्पेसिफिक है वो दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव टाइप की है उसे कहते हैं नेचुरल इन्फेक्शन, और उसकी भी दो, एक्टिव की दो पार्ट है, नेचुरल इन्फेक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीनेशन। और पैसिव की भी दो पार्ट है, एक होता है नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन जी यानी प्लेसेंटा और इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कि कोलोस्ट्रम, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल एंटीसीरम के थ्रू। कहता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, अभी हमने बात की थी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, किसके खिलाफ? जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया है या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई डिसीज़ आ गई है, उसके खिलाफ जो आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी, है ना। कहता है ये दो टाइप की थी, एक्वायर्ड और इनेट। एक तो वो जो जन्मजात होती है जो कि कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। वो तो नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी बीमारी आएगी और ये वाली इम्यूनिटी जाग जाएगी। और ये होती है एक्वायर्ड और स्पेसिफिक, यानी कि ये किसी विशेष रोगाणु के आने पर ही एक्टिवेट होगी, जो उसके जिसके लिए वो बनी है, सबके लिए नहीं होती। और ये कैसी होती है? एक्वायर्ड, है ना। दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव एक्वायर्ड और दूसरी पैसिव एक्वायर्ड। जो एक्टिव वाली है वो नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम, और दूसरी है आर्टिफिशियल इंड्यूस बाय द वैक्सीनेशन, मतलब नेचुरल इन्फेक्शन हो तब, या दूसरी आर्टिफिशियल, जैसे कोई आप ऐसा वैक्सीनेशन दे दें, ऐसी चीज़ डाल दें जिससे ये आर्टिफिशियल के थ्रू आप उत्पन्न कर सको। और पैसिव भी दो टाइप की है, नेचुरल इम्यूनोग्लोबिन जी यानी प्लेसेंटा के थ्रू, और इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कोलोस्ट्रम। प्लेसेंटा के थ्रू मतलब कि जब यूट्रस के अंदर बेबी फॉर्मेशन चल रही होती है ना, तो जो माँ होती है वो अपनी बॉडी से इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी को भेजती है अपने यूट्रस के अंदर बन रहे एम्ब्रियो के पास, भ्रूण के अंदर भेजती है, ताकि उसकी जो उसके अंदर जो इम्यूनिटी बनी रहे, वो रोगाणु से लड़ने की ताकत मिले। और दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन ए कोलोस्ट्रम, जो माँ का पहले 2 दिन का दूध होता है, मतलब जब वो
बेबी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट करता है, फर्स्ट पहला दिन और दूसरे दिन में 1-2 दिन स्टार्टिंग के जो होते हैं, उस टाइम जो माँ का दूध निकलता है वो क्रीमी येलोइश कलर का होता है, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है, जो उसकी बॉडी को उस टाइम रोगाणुओं से या उसकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी इतनी मेच्योर नहीं होती और ना ही वो इतनी कैपेबल होती कि वो अपने अंदर वो एंटीबॉडी बना सके, तो इसलिए ये उसको रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। समझ आ गई बात। और एक होता है आर्टिफिशियल एंटी सीरम दे के भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या चीज़ है। कहते हैं एवरी डे वी आर एक्सपोज टू ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। कहते हैं हर दिन हम सभी पूरा दिन एक्सपोज होते हैं, मतलब हम फेस करते हैं, हम सामना करते हैं बहुत बड़ी संख्या में इन्फेक्शियस एजेंट का। ऐसे एजेंट जो रोग फैलाते हैं, रोगाणुओं के सामने हम जाते हैं। आपको पता है आपकी एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड एरिया में जाओगे तो आपको उतनी ज़्यादा आप उनसे फेस करोगे। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रेजिस्टेंस इन दी डिसीज़। वाई, कहता इतने ज़्यादा के सामने आप फेस करते हो इतने ज़्यादा रोगाणुओं को, लेकिन ओनली फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर, इनमें से कुछ ही हमारे अंदर डिसीज़ पैदा कर पाते हैं, है ना, resist in the disease, है ना, कुछ ही। वाई, ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरन एजेंट। बोलते इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसका कारण ये है कि बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट सेल्फ, हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी का सिस्टम है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिफेंड इट सेल्फ, अपने आप को डिफेंड कर पाती है फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट। ज़्यादातर जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनके साथ वो लड़ जाती है, लड़ के उनको हरा देती है। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कहता होस्ट की जो ओवरऑल एबिलिटी है, कैसी एबिलिटी, फाइट द डिसीज, बीमारियों से लड़ने की, उस ऑर्गेनिज्म की, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिस जो उस और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करेगा उसके साथ लड़ने की जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वो किसके थ्रू हो रही है, आपकी प्रतिरोधक तंत्र के द्वारा, है ना, आपकी इम्यून सिस्टम के द्वारा, और उसे आप क्या कहते हो, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हो, प्रतिरोधक क्षमता। कहता है इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की अभी हमने बात की थी। इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड। आप ये करके डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द इन्नेट इम्यूनिटी, क्या होती है। कहती इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस। कहता है ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है या लड़ने की पावर है जो रोगाणुओं के साथ, वो ये वाली जो अगर इस टाइप की अगर आप बात करो इन्नेट इम्यूनिटी, वो कैसी है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब वो लड़ेगी चाहे बीमारी आगे से कोई सी भी आए। अब वो हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो लड़ने के लिए तैयार है, नॉन स्पेसिफिक है। ठीक, दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और दूसरी बात, जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये प्रेजेंट होती है जब से हमारा बर्थ हुआ है, अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। और ये कैसे इनेट इम्यूनिटी कैसे दी जाती है हमारी बॉडी को, बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द बैरियर, ये बहुत सारे बैरियर्स बना देती है। क्यों, टू द एंट्री ऑफ द टू द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी, ये बहुत सारे एजेंट बैरियर खड़ा कर देती है जो कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर रहा हो उसके लिए। ठीक, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ द बैरियर, ये 4 प्रकार की बैरियर बनाती है। मतलब जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, एक तो ये पैदाइशी होती है आपकी, ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये जो इस टाइप की जो प्रतिरोधक क्षमता है इनेट वाली, ये कैसी होती है, पैदाइशी। ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक होती है। ये कैसा है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई मतलब विशेष रोग के लिए नहीं होती, सभी रोगों के लिए ये टाइप ऑफ डिफेंस है, सभी से हमारी रक्षा करेगी इस टाइप की इम्यूनिटी, ये वाली जो प्रतिरोधक क्षमता है। और ये पूरी कैसे होती है, ये क्या करती है, बैरियर बना देती है किसी भी फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी में घुसने के लिए, उसे बैरियर बना देती है उसके आगे। और ये कैसे बैरियर बनाती है, 4 प्रकार के बैरियर। पहला बैरियर आता है आपका फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा आएगा
साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आएगा सेलुलर बैरियर, चौथा आएगा साइटोकाइन बैरियर। इस तरीके से आपके 4 बैरियर हो गए। ठीक, तो सबसे हम ये करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहला आ गया आपका फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक स्किन दूसरा म्यूकोसा, एक स्किन दूसरा म्यूकोसा। कहता है फिजिकल या एनाटॉमिकल जो बैरियर है, प्रतिरोध मतलब ये रुकावट है, मतलब एक एक करके, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे जो जिनको जेड सुरक्षा मिली होती है ना, जो हमारे वीआईपी पर्सन्स होते हैं, जैसे हमारे पीएम, हमारे प्रेसिडेंट, तो जैसे वो सेंटर में उनके सराउंडिंग में 4 घेरे होते हैं, उन 4 घेरों को तोड़ के, कहने का मतलब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो जेड, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, बैरियर का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास ये कोई पर्सन है, तो एक सुरक्षा का घेरा ये है, एक सुरक्षा का घेरा ये है, एक सुरक्षा का घेरा ये है, और एक सुरक्षा का घेरा ये है। तो ये 4 बैरियर ऐसे बने। तो अगर कोई भी एजेंट, कोई भी फॉरेन एजेंट जो बीमारी कॉज करने वाला, उसे इन चारों बैरियर को क्रॉस करके पहुंचना होगा। जब ये क्रॉस करके इन बैरियर से लड़ के फाइट करके यहाँ पहुंच जाएगा, तब वो डिसीज़ कॉज करेगा। समझ आ रहा है? ये हमारे पास क्या, जो बीमारी पैदा करने वाला एजेंट, अगर ये इन सभी बैरियर को क्रॉस करके इस मेन, हमारा जो मेन जो होस्ट है वहाँ तक पहुँच गया, तो अगर उसके अंदर आ गया, ये जो बैरियर है उसके बॉडी के अंदर, ये बैरियर इनको क्रॉस करके अगर पहुँच गया, समझ लो कि आपका जो होस्ट है, जो आपकी बॉडी है, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसको डिसीज़ हो गई है। ठीक, तो ये आपकी इम्यूनिटी, अगर ये इम्यूनिटी के 4 बैरियर टूट गए तो आपको डिसीज़ हो जाएगी, और अगर वो नहीं घुस पाया, हार गया, तो आपकी बॉडी सही रहेगी और उसकी वो डेथ हो जाएगी, जो आपका एजेंट है। क्लियर होगी बात? तो कहता है मेड अप ऑफ 2 पार्ट। तो जो आपकी फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर है, फिजिकल मतलब जो फिजिकली आपको जो सुरक्षा दे रहा है, तो उसमें कौन आता है? स्किन का नाम आता है, और म्यूकोसा उसका एग्जांपल है। स्किन में क्या है? ऑन आवर बॉडी इज मेन बैरियर। कहते हैं अपनी बॉडी में सबसे मेन बैरियर स्किन ही है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में घुसने नहीं देता, क्योंकि इम्परमिएबल है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, और बाहर वाली स्किन कैसी है? डेड होती है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसकी सेल्स कैसी होती है? डेड। सो बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो और एंटर इट इनटू इट, और तो ही कोई भी बैक्टीरिया ना तो उसके ऊपर ग्रो कर सकता है और ना ही इसको इसके अंदर जा सकता है। पीएच ऑफ द स्किन इज 3 to 5 डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, और पीएच की जो स्किन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 3 से 5, यानी कि ये एसिडिक मीडियम वाली होती है, इसलिए ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देती, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल बैरियर है वो है म्यूकोसा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। कहता है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक आल्सो हेल्प इन दी ट्रैपिंग माइक्रोब एंटरिंग अवर बॉडी। कहता है जो आपका दूसरा जो बैरियर है, एक तो होगी स्किन, स्किन किसी भी अंदर को नहीं घुसने देगी, पीएच उसकी एसिडिक है ना, किसी कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, डेड सेल्स हैं, और हम उसकी लेयर को क्या कहते हैं, जो बाहर वाली लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। दूसरा बैरियर है म्यूकोसा। कहते हैं जो म्यूकोसा या म्यूकस जो है वो कोट करता है, वो कोटिंग कर देता है, मतलब परत अपनी बना के रखता है किसके ऊपर? एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका, उसके ऊपर अपनी परत चढ़ा के रखता है। फिर जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर, और गैस्ट्रो मतलब जो आपकी स्टमक से लेके ना, स्टमक को भी काउंट कर रहा है। एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, और जो आपका जो यूरोजेनिटल, जो आपका जो ये जेनिटल ट्रैक है, मतलब कि आपका जो मूत्राशय वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी इसकी कवरिंग होती है। तो ये सारे के सारे, ये जो लाइनिंग है क्या कर रही है हमारी जो म्यूकोसा, वो क्या हेल्प कर रहा है? आल्सो हेल्प इन दी ट्रैपिंग मॉलिक्यूल माइक्रोब एंटरिंग अवर बॉडी। तो क्या करता है? उनको अपने म्यूकोस में ट्रैप कर लेता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अगर वो अंदर जा रहे हैं। म्यूकोसा कंटेन म्यूकोसल सेल एंड सिलिया इन ट्रैप दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिलिया प्रोपेल दी माइक्रोब। कहता है म्यूकोसा के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेंगी म्यूकोसल सेल जो म्यूकोसा सिक्रीट कर रही है, प्लस सिलिया होते हैं वहाँ पर, वो क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इंट्रैप कर लेंगे, मतलब चिपका लेंगे, पकड़ लेंगे। और सिलिया क्या करेगा? प्रोपेल द माइक्रोब, सिलिया उसको बॉडी से बाहर फेंक देंगे। ठीक,
अब देखते हैं दूसरा बैरियर आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहला हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर, अब आ गया आपका नेक्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। कहते हैं सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी क्रिएट द एडवर्स एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। कहते हैं कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। एडवर्स मतलब बेकार वाला, मतलब इनके प्रतिकूल, मतलब बैक्टीरिया के लिए प्रतिकूल जो वातावरण है वो उत्पन्न कर देते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ और टीयर फ्रॉम द आईज ऑल प्रिवेंट दी माइक्रोबियल ग्रोथ। कहता है आपकी स्टमक का जो एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय माध्यम, जो आपके पेट का जो अम्लीय माध्यम है, आपके सलाइवा थूक के अंदर जो माउथ में जो थूक होता है वो, और जो आपकी आइज़ के अंदर जो अश्रु होते हैं, टीयर्स होते हैं, प्रिवेंट दी, ये सभी माइक्रोबियल ग्रोथ की प्रिवेंट को रोक देते हैं, राइट। अगला फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जब आपके शरीर में हाई टेम्परेचर होता है तब भी माइक्रोब की ग्रोथ रुक जाती है या नहीं हो सकती। पीएच ऑफ द बॉडी, कहते हैं एसिडिक पीएच ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। आपके शरीर के बहुत सारे भाग की जो पीएच है वो एसिडिक रहती है, जैसे ओरल कैविटी, स्टमक और वेजाइना, है ना। ओरल कैविटी, स्टमक और वेजाइना, यानी वेजाइना जो फीमेल का जेनिटल पार्ट होता है, और स्टमक पेट आपका, और ओरल कैविटी यानी मुख गुहा जो आपका मुंह के अंदर की जो कैविटी है, इन सब की एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोब, कोई भी सूक्ष्म जीव वहाँ पर वृद्धि नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। तीसरा, सिक्रीशन ऑफ द बॉडी लाइक आइज सीबम कंटेन लाइसोएंजाइम्स डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। वो कहता है कि जो कुछ स्रावण होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, कहाँ से? बॉडी से। जैसे कि एग्जांपल देखिए आइज़, तो वहाँ पर सीबम होता है आइज़ के अंदर, कहते हैं जैसे आप कहते हैं ना जो चिपचिपा सा आपके आइज़ से निकलता है सीबम, उसके अंदर लाइसोएंजाइम होते हैं, जो वहाँ पर अगर कोई माइक्रोब बैठ जाता है या लग जाता है तो उसे क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय, से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरा बैरियर देखते हैं जो इनेट इम्यूनिटी के अंडर में आता है। तीसरा इनेट इम्यूनिटी ये में बैरियर है सेलुलर बैरियर। एक तो पढ़ा हमने फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन और म्यूकोसा है, दूसरा हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसके अंदर फीवर, पीएच ऑफ बॉडी, सिक्रीशंस आए, है ना, ये सब चीज़ें देखी। अब तीसरा हमारा बैरियर आ गया सेलुलर बैरियर, कोशिकीय जो आपका प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोधक। कहता है कि पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी PMNL, ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, monocytes and natural killer cells type of the lymphocytes in the blood as well as macrophage in the tissue can phagocytose and destroy the macros। वो कहता है कि सेलुलर लेवल पर, कोशिकीय संगठन पर हम बात कर रहे हैं कि सेलुलर बैरियर में क्या होता है, हमारे अंदर जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि PMNL, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, जिसमें मेन पार्टिसिपेशन होती है लिम्फोसाइट सेल्स की, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, वो कहाँ प्रेजेंट है? सारे के सारे ब्लड में। एज वेल एज आपकी जो मैक्रोफेज सेल्स होती है टिश्यू के अंदर, वो क्या करती है? फैगोसाइटोज। फैगोसाइटोज का मतलब बाकी जो फॉरेन पार्टिकल है या कोई एजेंट है उसे खा जाना, सीधे निगल जाना। और क्या करते हैं बाद में? डिस्ट्रॉय द माइक्रोबोस, और माइक्रोब को डिस्ट्रॉय, सूक्ष्म जीव को खत्म कर देना। तो पहला इसमें हम पहला देख लेते हैं जो हमारा सेलुलर बैरियर में पहला पार्ट है हमारा फैगोसाइटिक सेल्स। क्या फैगोसाइटिक सेल कैसे काम करती है? कहते हैं एग्जांपल है मोनोसाइट सेल्स या PMNL यानी न्यूट्रोफिल। PML न्यूट्रोफिल्स कौन सी होती है? PMNL होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल। और मैक्रोफेज सेल्स, ये एग्जांपल है फैगोसाइटिक सेल्स के। क्या करती है? इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेनिक इन्फेक्शन टोटल काउंट ऑफ WBC इन द बॉडी इंक्रीज। कहता है जैसे ही आपका कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन हुआ, मतलब आपको आपकी बॉडी में कोई एजेंट घुस गया और उसने इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया, तभी क्या होगा? आपकी बॉडी ब्लड के अंदर जो WBC है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, आपकी बॉडी के अंदर अचानक से उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब बढ़ेगा? जैसे ही कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में, जैसे ही कोई पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाने वाला कोई इन्फेक्शन हुआ, तभी आपके अंदर WBC की नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस इज एग्जिबिटेड बाय सम टाइप ऑफ द WBC। कहते बहुत होता जो कुछ जो WBC सेल्स होती हैं, है ना, उनके
अंदर फैगोसाइटोसिस वाला गुण पाया जाता है। मतलब कुछ प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके अंदर ये गुण पाया जाता है फैगोसाइटोसिस। सच डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड द फैगोसाइट्स। और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर ये फैगोसाइटोसिस वाला गुण होता है उन्हें कहते हैं हम फैगोसाइट्स। क्या कहते हैं? फैगोसाइट सेल। क्या कहते हैं? फैगोसाइट सेल। इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स यानी कि कौन कौन सी है हमारे पास? मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन सी है? मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स आर लिबरेटेड एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, दीज लेटर कन्वर्टेड इनटू द मैक्रोफेज। वो कहता है कि मोनोसाइट सेल्स को इन्फेक्शन वाली साइट पर लिबरेट किया जाता है, डाला जाता है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज आर लार्ज इरेगुलर शेप सेल्स। जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो आकार में इरेगुलर होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। दैट इंगल्फ दी माइक्रोब, वायरस और सेलुलर डिब्रिस एक्सेट्रा। ये जो मैक्रोफेज सेल्स होती है ये किसी भी माइक्रोब्स को जो बीमारी फैला रहा है या जो वायरस है या कोई सेलुलर डिब्रिस यानी किसी सेल की टूट फूट पड़ी हुई है, कोई सेल मृत पड़ी हुई है, उन सेल को क्या करा जाता है? इनगल्फ, मतलब निगल जाती है। इन रिस्पॉन्स टू द रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। बात समझ आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप ऑफ द फैगोसाइटोसिस कि फैगोसाइटोसिस सेल में क्या बात होती है। सबसे पहले बात क्या हुई? जैसे ही कोई बैक्टीरिया आया और वो आपकी सेल की वॉल पे अटैच होगी, उसकी अटैचमेंट होगी सबसे पहले। और ये सेल कौन सी है आपकी? फैगोसाइट सेल्स। कौन सी सेल है ये? फैगोसाइट सेल। तो उसको पता लग गया कि बैक्टीरिया घूम रहा है और बैक्टीरिया इसके आगे चिपक जाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा? ये इसको इंजेक्शन कर लेगा। उसका क्या कर लेगा? इंजेक्शन, मतलब उसको अपने निगल लेगा अंदर। फिर क्या बन जाएगा? फैगोस। निकलने के बाद उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, वो अंदर कैद हो जाएगा, उसे बोलेंगे फैगोसोम। फैगोसोम के बाद फॉर्मेशन ऑफ द फैगोलाइसोसोम। अब इसके अंदर क्या होगा? किसका निर्माण होगा? फैगोलाइसोसोम का। एंजाइम अंदर सीक्रेट किए जाएंगे। ये कैसे हुआ कि जो इस सेल, इस सेल का नाम क्या है? मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज सेल है और इसके अंदर लाइसोसोम होंगे और लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। ये क्या करेंगे? ये लाइसोसोम फैगोसोम के साथ जुड़ जाएगा। देखिए ये जुड़ रहा है ना, यहाँ पे जुड़ गया। तो जब लाइसोसोम फैगोसोम के साथ जुड़ जाएगा तो उसे कहते हैं हम फैगोलाइसोसोम। क्या बोलते हैं? फैगोलाइसोसोम। उसके बाद जो अंदर जो भी माइक्रोब पड़े हुए हैं उनको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा इस एंजाइम्स की हेल्प से, और फिर बचे कुछ ही चीज़ों को वो बाहर निकाल देगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रोब, उनको बाहर फेंक देगा जो बेकार चीज़ें हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? अगला आपका सेलुलर बैरियर है वैसोडाइलेशन का। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है? एट द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू द हिस्टामिन। वो कहता है कि वैसोडाइलेशन का मतलब उसकी जो डायलेशन है, मतलब उसकी जो मोटाई है आपके पाइप की, मतलब जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स जो आपकी रुधिर वाहिकाएँ हैं उनका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? हिस्टामिन की वजह से। कहाँ पर बढ़ेगा? जहाँ पर बैक्टीरिया एंटर किया। दूसरा आपका सेलुलर बैरियर है एडेशन का, यानी कि चिपचिपाहट का। एक्यूमुलेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो और ब्लड स्टासिस। इसे कहते हैं ब्लड स्टासिस। वो कहता है कि एडिशन में क्या होता है? एक्यूमुलेशन, जमाव हो जाता है बहुत सारी ल्यूकोसाइट सेल का। कहाँ पर? एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की मतलब जैसे कि मैं बात करूँ, ये क्या कह रहा है? जैसे आपकी ये पाइप जा रही है और आपको पता है कि ये यहाँ से घुस रहे हैं, मतलब जो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा? किनारे पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सेल्स जमा हो जाएंगी। किसकी एक्यूमुलेशन होता है? ल्यूकोसाइट एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल, किनारे की तरफ, है ना। अगर मैं इसकी कटिंग काटूँ तो ये ऐसे कट दिखाएगा और यहाँ यहाँ पर किनारे किनारे पर ये सेल्स ऐसे लग जाएंगी। समझ आएगी बात? और इससे क्या होगा? ड्यू टू दी डिक्रीज दी ब्लड फ्लो, उससे क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो वो धीमा पड़ जाएगा, यानी कि इसे बोलते हैं ब्लड स्टासिस। ये भी बैरियर है। एक होता है डाया एप्टाइडिस, ये हमारा अगला सेलुलर बैरियर है। नाउ द ल्यूकोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड वेसल बाय द एक्टिव मूवमेंट्स, अमीबाइड मूवमेंट इनटू द ईसीएफ।
तो कहता है कि जो डायाप्टाइटिस में ये जो बैरियर, इसमें क्या होगा, जो आपकी ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स हैं यानी कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सेल्स, वो कहाँ जा रही हैं, वो माइग्रेट कर रही हैं, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ब्लड वेसल बाय एक्टिव मूवमेंट्स, ब्लड वेसल से, और कौन से मूवमेंट के थ्रू, एक्टिव मूवमेंट के थ्रू। और ये कैसा मूवमेंट होता है, अमीबॉइड, मतलब अमीबॉइड मूवमेंट होगा जैसा अमीबा करता है, इनटू द ईसीएफ के अंदर। तो दिस मूवमेंट ऑफ द सेल कॉल्ड डायाएब्डाइटिस, और इस तरीके का मूवमेंट किसी भी सेल का क्या कहलाता है, डायाब्डाइसिस। मतलब कि जैसे आपकी ये हमने ब्लड वेसल्स बनाई हुई हैं, और देखो यहाँ पर ये काफ़ी खुली हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, तो ब्लड वेसल में ये क्या है, हमारी ब्लड सेल्स पड़ी हुई हैं, ये ब्लड वेसल है, आगे जाके वो चौड़ी हो गई हैं, है ना, समझ आ रही है, उनका डायमीटर बढ़ गया है। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब हुआ क्या है कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, वो उनके अंदर ही तो नेचर है रोगों को पकड़ने का, वो क्या करेंगी, वो किनारे पर आ जाएंगी, ये किनारे पर आ गई, पहले वो यहाँ आई, फिर ये किनारे पर लग गई वॉल के, फिर वॉल को क्रॉस कर जाएंगी, क्रॉस करके वो क्या कर रही है, ये सेल बना रही है फैगोसाइटिक, और फैगोसाइटिक सेल बनाने के बाद वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेंगी, खा जाएंगी। नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस, अगला सेलुलर बैरियर। नाउ दीज ल्यूकोसाइट सेल्स मूव टुवर्ड द पैथोजन बाय द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये होता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, मतलब केमिकल सिक्रीट कर रहा है वो कौन, पैथोजन, तो उसके वो केमिकल को सूंघते हुए या उसकी निर्देशन में या उसके अट्रैक्शन में वो अट्रैक्ट होगा पैथोजन की तरफ। जो आपकी कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि केमिकल की हेल्प से आपने किसी को सूंघ सूंघ के पकड़ के जाना उसके पास। तो जो आपकी ल्यूकोसाइट सेल्स है जो क्रॉस कर गई हैं, मतलब ठीक है, तो ल्यूकोसाइट सेल्स मूव टुवर्ड द पैथोजन। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो पैथोजन के पास जा रही है विद द कीमोटैक्टिक मूवमेंट की हेल्प से, ठीक, और ये एक्टिव होता है, काफ़ी तेज़ तरीका होता है। और अगला है फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या है, पहले तो अटैचमेंट होगा, हमने पीछे डायग्राम देखा था, फिर इंजेक्शन होगा, फिर इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ द बैक्टीरियम होगा, ठीक है, 3 इसमें स्टेप होंगे। तो अटैचमेंट में क्या होगा, अटैचमेंट या एडहेरेंस, यहाँ का होगा जो इन्फेक्टिव एजेंट है गेट अट्रैक्टेड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल। जो आपकी फैगोसाइटिक सेल है यानी कि जो फैगोसाइटोसिस करेगी, जो जो निगल जाएगी पैथोजन को, निगलने से पहले वो जो बैक्टीरिया है वो अट्रैक्ट होगा उसकी कोई भी बैक्टीरिया या जो एजेंट है वो अट्रैक्टेड टू दी मेम्ब्रेन, वो कोशिका जो फैगोसाइट सेल की जो कोशिका भित्ति है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके ऊपर चिपक जाएगा। फिर क्या होगा, इंजेक्शन, जो फैगोसाइट्स इंगल्फ द पर्टिकुलर मटेरियल इनटू द वैक्यूल। फिर क्या होगा, वो जो आपकी फैगोसाइटिक सेल है वो उस मटेरियल को, उस पैथोजन को एक वैक्यूल के अंदर, एक धानी के अंदर बंद कर लेगी जिसको कहेंगे हम फैगोसोम। फिर द मेम्ब्रेन ऑफ विच फ्यूज विद अ लाइसोसोम फॉर्मिंग ए फैगो लाइसोसोम। फिर बाद में क्या होगा, ये जो फैगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बन जाएगा, फैगो लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एंड अदर बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी होते हैं, बैक्टीसाइडल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स को मारने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ द बैक्टीरियम। इंट्रा मतलब अंतराकोशिकीय, आप उसको मार देते हो जो बैक्टीरियम, एक उसको वैक्यूल के अंदर मार रहे हो ना, सेल के अंदर। मोस्ट बैक्टीरिया आर स्लॉटेड इन दी फैगोलाइसोसोम, कहते बहुत सारे बैक्टीरिया को हम क्या कर देते हैं, स्लॉटेड मतलब मार देते हैं, कहाँ पर, फैगो लाइसोसोम के अंदर बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विद द फ्यू मिनट ऑफ द फैगोसाइटोसिस। एक कुछ ही मिनट के अंदर हम उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। जो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो ये वाला काम नहीं करती। एक तो थी फैगोसाइटिक सेल्स जो इनगल्फ वाला काम कर रही है, ये हमारे सेलुलर बैरियर की बात करें, सेलुलर बैरियर जो था दो तरीके से कर रहा था, एक तो फैगोसाइटिक सेल के तरीके से और एक दूसरा होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। तो इनका एग्जाम्पल है नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, जो बड़े आकार की जो ग्रेनुलर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्राकृतिक किलर सेल्स कहते हैं। ये करती है किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं, जो हमारी इन्फेक्टेड, जो हमारी जो जिनमें इन्फेक्शन फैल चुका है उन सेल्स को या हमारी ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं। बाय क्रिएटिंग परफोरिन लाइन पोर्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। वो क्या करती हैं,
ये परफोरिन की हेल्प से टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर देती हैं। मतलब जिस सेल को मारना है, क्योंकि उस सेल के अंदर वायरस आ गया है, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है या वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई है, तो उस टारगेट सेल के अंदर उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें ये छेद कर देती है परफोरिन की हेल्प से। ठीक, दैट इज इन्फेक्टेड सेल। समझ आ रही बात? तो क्या कर रही है, बाई क्रिएटिंग परफोरिन लाइन पोर इन द पी प्लाज्मा, तो वो छेद बना के उसमें, तो फिर क्या होगा, वाटर एंटर देयर पोर्स कॉजिंग दी स्वेलिंग एंड बस्टिंग ऑफ द डिसीज सेल। उससे क्या होगा, वो छेद करने से क्या होगा, उसमें बाहर का पानी उसके अंदर घुस जाएगा और वो सूज जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलिंग कर जाएगी और धीरे धीरे उसकी बस्टिंग हो जाएगी, बस मतलब फट जाएगी। ठीक, और वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट चौथा हमारा बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। क्या नाम है, साइटोकाइन बैरियर। कहता है वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स, जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन्स। कहता है जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, आपकी बॉडी के अंदर अगर वायरस घुस चुका है और वो इन्फेक्ट हो चुका है, तो वो सेल एक सिग्नल, एक एक मैसेज स्रावित करेगी, सिक्रीट करेगी, और मतलब सिक्रीट में वो क्या करेगी, प्रोटीन, मतलब आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन का स्रावण करेगी जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है, इंटरफेरॉन। प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, बाकी जो अभी अनफेक्टेड सेल्स हैं जिनको अभी वायरस नहीं मिला है उनकी रक्षा करेगी इस वायरल इन्फेक्शन से। एंटीवायरल प्रोटीन होती है ये जो प्रोटीन है कैसी होती है, एंटीवायरल प्रोटीन। ठीक, मतलब खुद तो वो मर गई लेकिन वो सेल ऐसी प्रोटीन बनाएगी जो बाकी सेल्स को बचाएगी जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है। तो ऐसी प्रोटीन को हम एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं, और ये लगभग 270 अमीनो एसिड की बनी होती है, सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। और ये किससे बनी, किससे स्रावित हुई, जो इन्फेक्टेड सेल थी वायरस से। स्टिमुलेटेड द एडजेसेंट सेल टू प्रोड्यूस दी टीआईपी यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। वो कहता है कि ये उद्दीपन देती है, स्टिमुलेट करती है बाकी आसपास की सेल्स को कि वो बनाए टीआईपी। क्या बनाए, टीआईपी। टीआईपी मतलब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। वो ऐसी प्रोटीन बनाए जिसका नाम क्या है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग। लिमिट द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, और साथ ही साथ ये वायरस के इन्फेक्शन को लिमिट कर देती है, रोक देती है। स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, दैट इज इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय वन स्पीशीज कैन प्रोटेक्ट ओनली सेल ऑफ द सेम स्पीशीज अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। कहता है कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, मतलब कि दैट इज़ द इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय वन स्पीशीज, मतलब कि अगर किसी एक प्रकार की जाति ने इंटरफेरॉन की वजह से इंटरफेरॉन पैदा हुआ है तो वो सिर्फ उसी स्पीशीज़ के अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन को रोकेगा। समझ आ गई बात। इंटरफेरॉन मेक सेल रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन बाय द सिंथेसिस ऑफ एंटी वायरल प्रोटीन इन द दैट सेल। वो कहता है जो इंटरफेरॉन है वो सेल को प्रतिरोधक क्षमता देता है, रेजिस्टेंस देता है उस वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। कैसे, कि वो उस सेल के अंदर एंटी वायरल प्रोटीन बनने के को प्रोत्साहन देता है, उसे एक्टिवेट करता है। इंटरफेरॉन यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। कहता है ये जो इंटरफेरॉन्स हैं अंडर द प्रोफाइलेक्सिस यूज़, वो कहता है ये जो इंटरफेरॉन्स है इनका जो यूज़ है हम किस में करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस में और वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। आगे INFS अल्फ़ा, यानी कि एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ये जो INFS अल्फ़ा है ये एक टाइप का इंटरफेरॉन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। राइट, शोन सम सक्सेस इन कॉजिंग ऑफ द रिग्रेशन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कापासोई सार्कोमा इन द एड्स प्रोटीन। तो वो कहता है कि इससे हमें जो कापोसी सार्कोमा है एड्स प्रोटीन उसको बनाने में हेल्पफुल हुई है इस मेथड के थ्रू। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आज हमने इतना कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे को क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।